Hello and welcome to Knowledge. My name is Amitish. So friends, as you know, we were discussing about ancient history and in the last lecture we discussed about Jainism. Now आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मगध महाजनपद के बारे में, मगध एम्पायर के बारे में, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस जो मगध एम्पायर था, जो मगध लोकेशन एरिया जो है हमारा, वहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ आई और उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट राजा थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मगध एम्पायर में हर्यनक डायनेस्टी को। हर्यनक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किसने किया था, कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे उनके सॉरी। फिर हम बात करेंगे शिशुनाग के बारे में, फिर हम बात करेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ द राइज ऑफ मगध। क्योंकि जब हमें पता है अंगुत्तर निकाय जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमें बताती है कि 600 BC के ऑलमोस्ट वहाँ पे 1600 महाजनपद थे। कहाँ पे थे? तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहा जाए तो टोटल 16 महाजनपद थे और कुछ छोटे छोटे जनपद थे। तो उन महाजनपदों में से कुछ जो महाजनपद जैसे कि कोशला हो गया, आपका मगध हो गया, ये स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ये महाजनपद कैसे बने, उसके पीछे के रीज़न को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका मगध एम्पायर, और मगध एम्पायर में 3 मेन डायनेस्टीज़ हैं, हर्यनक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। ये जो नंदा डायनेस्टी है इसी टाइम पीरियड में फॉरेन इन्वेजन हुआ था इंडिया में, जैसे कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ इंडिया में। और इसके बाद आपका मौर्यन पीरियड आता है जो काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम सेपरेटली अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मौर्यन पीरियड इसके बाद आता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यनक डायनेस्टी का। और अगर हम मगध एम्पायर जो हम टाइम पीरियड कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका 600 BC से लेके 321 BC तक, क्योंकि 323 में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्यन पीरियड को, मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हर्यनक डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए हर्यनक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था बिम्बिसार के पिता ने, चूँकि बिम्बिसार वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हर्यनक या हर्यनक डायनेस्टी। तो बिम्बिसार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिम्बिसार जो थे इन्होंने सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में जो पूरा एरिया था वो अलग अलग छोटे छोटे जनपद और महाजनपदों में डिवाइडेड था। तो और किंग जो था, जो राजा था, उसे अब आर्मी की आवश्यकता पड़ने लगी थी, क्योंकि अब वो अपने आप को सिमिलर टू गॉड मानता था, भगवान के बराबर मानता था, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसे अनेक रिचुअल्स के थ्रू उसे काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी डिक्लेयर कर दिया था। यू आर होल सोल कर्ता धर्ता ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, ऐसा कुछ उनको सिखाया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा, उन्हें बताया गया था। तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते थे और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने एरिया का एक्सपेंशन करते थे और दूसरे एरियाज़ को अपने में मिलाना चाहते थे। तो देखिए बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस से के थ्रू अलग अलग जगहों से, जैसे कि उन्होंने हमने जब जैनिज़्म डिस्कस किया था तो जो महावीर की माता जी थी वो चेतका जो किंग थे, जो उस समय के कोसला के राजा थे, उनकी बहन थी और उन्हीं की पुत्री का विवाह हुआ था बिम्बिसार से। तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने 3 शादियाँ की थी और इस तरह से उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपने पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। उसके बाद देखिए ये तो रहा मैट्रिमोनियल अलायंस। उसके अपार्ट फ्रॉम उन्होंने और भी युद्ध लड़े थे जगह जगहों पे, अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। उनकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 3 भाग में डिवाइडेड था, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियरी। तो देखिए ये तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता था। तो एग्जीक्यूटिव जो होगा वो राजा और राजा का के कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, अमात्य हो गए, महामंत्रास हो गए। तो ये महामंत्री, महामंत्रास, तो वो राजा की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। मिलिट्री होती थी जो राजा को प्रोटेक्ट करती थी। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सभा हुआ करती थी, जो सभा होती थी अब वो जुडिशरी का भी काम करने लगी थी। उन सभाओं में राजा और ब्राह्मण्स बैठते थे और वो जुडिशियल प्रोसेस को भी कंडक्ट करते थे। तो ऐसा रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और देखिए बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। इससे पहले स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इससे पहले ट्राइबल विलेजेस हुआ करते थे, ट्राइबल जस्टिस लोग फॉलो करते थे, जिसमें सभा और समितियां हुआ करती थी। लोग आपस में आकर बैठते थे, डिस्कशन करते थे और फिर मिलकर युद्ध लड़ते थे। ट्राइबल पीपल जाके युद्ध लड़ते थे। लेकिन
जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ और फूड ग्रेन्स आने लगी, तो राजा ने अपने आर्मी को रखना स्टार्ट किया ताकि अपने टेरिटरी को और एक्सपेंड कर सके। हर्यनक डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप देख सकते हो। और देखिए ये रहा मगध का एक्सपेंशन। और बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह, याद रखिएगा, राजगृह। ये रहा आपका मगध रीजन और एक्सपैंड होती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे मगध से शुरुआत होती है सेकेंड अर्बनाइजेशन की और वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट राजा जो हर्यनक डायनेस्टी या हर्यनक डायनेस्टी के थे, वो थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बिंबिसार और चलना जो उनकी वाइफ थी उनके पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता को मार के ही गद्दी हथियाई थी। और इन्होंने लेटर ऑन बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था, बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और अगर आपको याद हो, हमने बुद्धिस्ट 4 काउंसिल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पहला काउंसिल इन्होंने ही कंडक्ट करवाया था राजगृह में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 BC आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अजातशत्रु के जो वेपन थे, जो 2 उनके सबसे अच्छे वेपन माने जाते हैं। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव थे उनके पास एक रथ था जिसमें आगे एक कठर था जो घूमता था, जो सैनिकों को मारता था, और दूसरा इनके पास कैटापुल्ट थे जो पत्थरों को फेंकने के लिए। तो आप दोनों देख सकते हो, ये अजातशत्रु के 2 खास वेपन थे। एक रथ जिसके आगे ऐसा लगा हुआ था, ये भल्लाल देव का था, और ये आपके बाहुबली का था। बाहुबली मूवी अगर आपने देखा हो तो ये कैटापुल्ट होता है जो पत्थरों को फेंकता है। तो इससे याद रखिएगा, आप मूवी के थ्रू इसे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं उडाइन के बारे में। तो उडाइन अजातशत्रु का पुत्र था और उडाइन जो था इसने अपने पिता को ही मार के हथियाया था गद्दी को। और इसने क्या किया, इसने राजगृह जो पहले राजधानी हुआ करती थी, अब उसे पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्र, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्या रीज़न था। और देखिए इसने एक फोर्ट का निर्माण करवाया, एक फोर्ट का कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। जैसा कि आपको पता होगा, जो आज का पटना है या पाटलिपुत्रा है, वहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंडक नदी का, आपका गंगा का और सोन का। तो इन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे इसने एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। और दिस वाज द लास्ट मेजर रूलर ऑफ हर्यनक डायनेस्टी। तो हर्यनक डायनेस्टी का ये आखिरी मेजर रूलर था। तो इस तरह से हो गए हर्यनक डायनेस्टी का। फिर हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी को। तो देखिए जो शिशुनाग था, वो पहले जो राजा शिशुनाग था, ये पहले वायसराय हुआ करता था काशी का। काशी ये रहा आपका, काशी जो आज की वाराणसी का जो एरिया है पर्टिकुलरली, तो वहाँ का वायसराय हुआ करता था। बट इसने बाद में जब हर्यनक डायनेस्टी ख़त्म हुई तो उसने खुद राजगद्दी हथिया ली। और उसके बाद क्या किया कि इसने जो अपने राज्य को एक्सपैंड करना किया। और पाटलिपुत्र आप यहाँ देख सकते हो। और इसने वैशाली जो सिटी थी, इसे हर्यनक डायनेस्टी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो इसे रीस्टैब्लिश किया। और उसके बाद इसने अवंती वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसे भी एनेक्स किया। क्योंकि आपको पता होगा कि इन्हें अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना होता था, तो इसीलिए वो बेसिक ये काम करते थे। रहा आपका अवंती। फिर इसके बाद आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी में ही कालाशोक। देखिए कालाशोक शिशुनाग के बेटे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि कालाशोक ने ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को परफॉर्म करवाया था। तो ये याद रखिएगा, कालाशोक, हमने उस टाइम पीरियड में बात की थी इसके बारे में। तो ये रहा आपका काफ़ी ब्रीफली शिशुनाग डायनेस्टी। देखिए यूपीएससी ने तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा है कभी, बट यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस की बात किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इनके बारे में, तो इसे याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए नंदा डायनेस्टी से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ है। अब आपको दिखाता हूँ, ये जिफ है एक छोटी सी। देखिए मगध एम्पायर शुरू होता है राजगृह से, फिर इसके बाद आते हैं बिंबिसार, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं अपने राज्य को। फिर आते हैं अजातशत्रु और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। फिर शिशुनाग और एक्सपेंड करते हैं। फिर इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आप देख सकते हो, इसका एक्सपेंशन कितना हुआ। फिर चंद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त के बाद देखिएगा कि जब अशोक आते हैं तो पूरा इंडिया, लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो कैप्चर करते हैं। देखिए कहाँ तक ये टेरिटोरियल एक्सटेंट है इनका। तो ये इस जिप से आपको पता चलता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन जो राजगृह से स्टार्ट हुआ था वो कहाँ तक फैला था। और जब मगध और मौर्यन एम्पायर का एंड होता है, जब गुप्ता एम्पायर अबाउट टू स्टार्ट होता है, तब तक एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंशन हो चुका था आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका टेरिटोरियल एक्सपेंशन ओवर द डिफरेंट डायनेस्टीज विच स्टार्टेड फ्रॉम द मगधन रीजन। अब हम बात करते हैं नंदा डायनेस्टी की। तो देखिए जो नंदा डायनेस्टी थी इसको इस्टेब्लिश किया था महापद्मनंदा ने।
और नंदा डायनेस्टी मानते हैं कि इट वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम बिफोर मौर्यन पीरियड। और इसी वजह से इसे मोस्ट पावरफुल क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के सारे, आप देख सकते हैं ये सारे अपने जो किंगडम्स थे, राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, उनको हराया और सर्व क्षत्रियांतका का उपाधि धारण की थी। और सारे लोग को हराने के बाद वो सिंगल सॉवरेन बचे थे जो पूरे एरिया पे राज करते थे, और इसी सिंगल सॉवरेन की वजह से उसे एकरथ बोला गया था। तो ही कॉन्कर्ड मेनी किंगडम्स इंक्लूडिंग कलिंग एंड कोशला। कलिंग पड़ता था आपका, ये रीज़न, इसे भी कैप्चर किया था। फिर आते हैं जो नंदा डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा थे, धनानंद। ये काफ़ी बेकार टाइप का राजा था, काफ़ी विलासी था, टैक्सेशन इसने बढ़ा दिया, लोगों के ऊपर प्रताड़ना काफ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए इसका डिक्लाइन हुआ था। चंद्रगुप्त ने इसीलिए इसे मारकर मॉडर्न डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था चाणक्य की सहायता से। तो देखिए धनानंद के बारे में ग्रीक टेक्स्ट इन्हें एग्रामेस और जेंडर में इसके नाम से जानते हैं। ग्रीक टेक्स्ट में इन्हें इन दो नामों से इस एक नाम से मेंशन किया गया है, कहीं के एग्रामेस और जेंड्रामेस। फिर जो धनानंद था इसी के टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर आया था, सिकंदर आया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और कहा जाए तो देखिए उस टाइम पे धनानंद के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी। आप देख सकते हो, कहा जाता है कि 2 लाख के ऑलमोस्ट उसके पास इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवलरीज थी, 3,000 एलिफेंट्स थे और 6,000, कहीं कहीं 2,000 दिया है, कहीं कहीं 4,000 दिया है, कहीं कहीं 6,000। तो 2,000 से लेकर 6,000 तक उसके पास चैरियट्स थे। तो सोचिए इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। और जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था, तो उसे ये पता था कि सिंधु नदी के उस साइड में, दूसरी साइड में कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है, कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम है जिससे जो हमें हरा सकती है, ऐसा मेंशन किया गया है कई कई जगहों पे। तो वो इन्हीं से डरा हुआ था, इसी नंदा डायनेस्टी से ही डरा हुआ था उस टाइम पीरियड में। तो उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी। फिर धनंद के व्यवहार से, धनंद की पॉलिसी से लोग परेशान हो गए। उसके बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से इसको हटाया, इसे मारकर, और मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। तो ये रहा आपका नंदा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी के महापद्मनंदा और धनानंद। अब इसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि मगध का सक्सेस, मगध राइज ही क्यों हुआ था, इसका मेन रीज़न क्या था। देखिए एम्बिशियस रूलर्स, सबसे पहला आंसर तो ही एम्बिशियस रूलर्स, क्योंकि अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग लीडर्स आए, बिंबिसार, अजातशत्रु। आपने उस जिफ में देखा है कि कैसे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे कैसे मगधन एम्पायर बढ़ता जा रहा है। तो ये रहा एम्बिशियस रूलर्स थे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन। अब देखिए जियोग्राफिकल लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एरिया था, सबसे पहले इट वॉज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, क्योंकि ये गैंगेटिक और अलग अलग नदियों के फर्टाइल लैंड्स पे इस्टेब्लिश था। फिर दूसरी बात, आपको अगर पता होगा तो ये रीज़न आज भी आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंट में आयरन ओर्स मिलते हैं। तो आयरन इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे मिलते थे इनको, आयरन ओर की वजह से इनके पास रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल होता था, तो इसलिए इनको इजीली आयरन वेपन बनाने के लोग मिल जाते थे और आयरन वेपन्स बनते थे। माना जाता था कि उज्जैन जो पड़ता है यहाँ पे, उज्जैन यहाँ पे एक सबसे अच्छे आयरन के वेपन्स बनाए जाते थे, तो इसलिए उन्हें युद्ध लड़ने में आसानी होती थी। फिर साथ ही इमेंसली फर्टाइल लैंड मैंने आपको बताया ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि यहाँ पे अंग जो प्रदेश था, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, हाँ ये रहा, ये अंग जो है, अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। और चंपा एक पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी मतलब गंगा नदी पे एक पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था अंग में, और उसी पोर्ट के थ्रू ये लोग साउथ इंडिया से भी ट्रेड करते थे। तो देखिए उस टाइम पीरियड में ही इनलैंड वाटरवेज और ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था। आप सोचो हम आज बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज और तमाम चीज़ों का, बट उसी टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 600 BC के टाइम पीरियड में ये चीज़ें होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था जिससे इन्हें फ्लरिशमेंट मिलती थी। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह, बट लेटर ऑन उड़ाइन ने राजगृह से राजधानी को शिफ्ट किया पाटलिपुत्रा में। अब जो राजगृह और पाटलिपुत्रा है ये दोनों स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हैं। जो राजगृह था वो 5 तरफ से उसके चारों तरफ 5 पहाड़ियाँ थी, 5 हिल्स। तो अब उन 5 पहाड़ियों को पार करके उस तरफ जाके युद्ध लड़ना बहुत ही कठिन होता था, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड रहते थे। और जब उसने पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया राजधानी, तो जो पाटलिपुत्रा था वो 3 नदियों का संगम था, मैंने अभी आपको बताया। तो वैसे ही वो चारों तरफ से लगभग नदी से ढका हुआ था, तो वहाँ पर भी आक्रमण करना बहुत ही कठिन होता था। और साथ ही साथ पाटलिपुत्रा
के जो वाटर वेज थे, जो पानी थी, उसके थ्रू भी ट्रेडिंग होती थी। अभी हमने देखा चंपा पोर्ट के थ्रू। तो इसलिए जो उनके कैपिटल्स थे वो भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थे, ये भी एक रीज़न था। उसके साथ साथ उनके पास ह्यूज स्टैंडिंग आर्मीज थी। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि धनानंद के पास कितनी बड़ी आर्मी थी। और साथ ही साथ आर्मी के साथ इससे पहले आर्यंस जब आए थे तो उन्होंने चैरियट्स लाए थे, रथ लाए थे। बट इस समय रथ की संख्या कम हो गई थी, बट एलिफेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि ये जंगल हुआ करते थे। आयरन इम्प्लीमेंट्स के थ्रू जंगलों को काट दिया गया और जंगल में जो हाथियाँ होते थे उनको वो पाल लेते थे, डोमेस्टिकेट करते थे और उन्हें जंग में, उन्हें युद्ध में यूज़ करते थे। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस फॉर द मगधन सक्सेस। तो ये रहा पूरा आपका अलग अलग राजा के बारे में और राइस के बेसिक डिटेल्स। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि देखिए उस टाइम पीरियड में वर्णा सिस्टम एकदम करप्ट हो चुकी थी। वर्णा सिस्टम हायरार्किकल हो गया था, जन्म के हिसाब से डिवीज़न हो गया था। उसी समय बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आए। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आने से इंडियन उस पर्टिकुलर मगध एम्पायर की सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ा था, कैसे कैसे सोसाइटल चेंजेस आए थे और कैसे कैसे ट्रेड का फ्लरिशमेंट हुआ था, क्योंकि अभी हमने देखा ट्रेड बढ़ा था, ट्रेड का फ्लरिशमेंट हुआ। फिर साथ साथ जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी इकोनॉमी, और जब राजा और एक्सपेंड करेगा, आपने देखा अभी जिफ में कि टेरिटरी एक्सपेंड होती जा रही है, तो वैसे वैसे उन्हें आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी और भी मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मौर्यन एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि हमें कोरिलेट करना, हमें इवोल्यूशन देखना है। तो जो मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था वो कैसे कोरिलेट होता है इस सेकेंड अर्बनाइजेशन के स्टार्टिंग से, क्योंकि मगध एम्पायर को भी हम मानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। हमने फर्स्ट अर्बनाइजेशन देखा था हड़प्पन कल्चर में, बट वो कुछ हड़प्पन कल्चर के बाद 1000 ईयर्स पूरा रूरल लाइफ जीता था। बट अब फिर स्टार्ट होता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, और इसके बाद जो थर्ड फेज आएगा मिडाइवल इंडिया, वो फ्यूडलिज्म का फेज होगा। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन और फ्यूडलिज्म, ये तीन इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं हमारे एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में। और फिर चौथा पड़ाव आपका एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग राजाओं के बारे में और रीज़न के बारे में कि इन महाजनपदों का और राइज क्यों हुआ। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।